स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी का सेट नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं, जो आपके आरडब्ल्यू पे नवीन शर्मा करा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है? तो पहला प्रश्न हमारा, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो मयूरभंज छऊ नृत्य जो है ये आपका उड़ीसा का मूल नृत्य होता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है वो सरायकेला छऊ मनाया जाता है। वो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ मनाया जाता है। छऊ के कलाकारों की अगर हम बात करें तो मकर ध्वज दरोगा, गंभीर सिंह मुंडा, साधु चरण महाते और नेपाल चंद्र सूत्रधार, इन्हें पद्मश्री से 2024 में सम्मानित किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, नेपाल चंद्र सूत्रधार। वहीं अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये नॉर्मल होते हैं। ये तो स्टैटिक जीके यहीं से स्टार्ट की जाती है मेनली। तो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। उड़ीसा का ओडिसी संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल से संबंधित है, और भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। 2000 वर्ष पुराना है ये भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कृष्णा जिले के कुचलापुरम से ये निकला था कुचिपुड़ी नृत्य। और कथक आपका यूपी से संबंधित है, और यूपी का एकमात्र नॉर्थ इंडिया का ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। सत्रिया की बात करें तो असम सत्रिया से संबंधित है, और सबसे नया जो है ये 2000 में जोड़ा गया था श्रीमद शंकर देव के प्रयासों से। मतलब श्रीमद शंकर देव को सत्रिया का ही जनक कहा जाता है। वैष्णव मठ को जो वैष्णव मठ होता है ये असम में, उस सत्रिया उसको दर्शाता है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ के 4 नृत्य हैं। नॉर्थ इंडिया का एक नृत्य है, नॉर्थ ईस्ट के 2 नृत्य हैं, और साउथ ईस्ट का एक नृत्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। आप लोगों को बता दें, ये जो पीडीएफ होता है ये हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ जो ये है वीडियो में दिख रहा है आपको, ये हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये प्रश्नों का अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट भी देना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे इनका टेस्ट मिल जाएगा। ऐप का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप इस पीडीएफ का रिवीजन कर सकें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है जो आरडब्ल्यूए आपके नवीन शर्मा सर के द्वारा एनटीपीसी का कराया जा रहा है। तो उसी को हम कम समय में बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद। दूसरा प्रश्न आपका पूछा था, इसमें बना था उस्ताद मोही बदरुद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो रुद्र वीणा से बदरुद्दीन डागर का संबंध है। और अगर रुद्र वीणा के अन्य कलाकारों की बात करें हम तो सादिक अली खान, असद अली, ये रुद्र वीणा से संबंधित हैं। बांसुरी में अगर हम बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, बी कुंजमणि और राकेश चौरसिया, ये आपके बांसुरी से संबंधित नाम हो गए। और हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया ये इंपॉर्टेंट नाम हैं 2 बांसुरी के। वहीं सितार की अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं। और ये भारत रत्न 1999 में मोस्ट इंपोर्टेंट ये डिटेल बनती है पंडित रविशंकर से। अगर इनसे प्रश्न बनता है तो ये 4 तरीके से ही प्रश्न बनता है। एक तो किससे संबंध है, तो इनका सितार से संबंध होता है। भारत रत्न इनको कब मिला? तो 1999 में भारत रत्न मिला। और एल्बम इनका कौन सा था? तो बेस्ट मीट ईट्स में इनको एल्बम मिला, ये एल्बम था। और ग्रैमी इनको कब मिला? तो 1967-68 में ग्रैमी पुरस्कार इनको दिया गया। वहीं सितार के अन्य बात से हम बात करें तो हरगोविंद शर्मा साहित्य वो नृत्य अकादमी 2023 में मिला था इनको। तबला जाकिर हुसैन से संबंधित है, ग्रैमी 2024 में दिया गया। 1992 में पद्म भूषण से इनको 2023 में सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन को। तीसरा प्रश्न आपका मुख्यालय से था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में है। ओपेक 1960, हेडक्वार्टर वियना में। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बना, 1945 में शुरू, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। अगर हम यूएनओ की बात करें तो उसमें जो मुख्यालय है उसका इंटरनेशनल कोर्ट का छोड़ के द हैग में ही है। बाकी के अन्य जो मुख्यालय हैं वो उसके सारे के सारे न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको याद रखना है। WHO 1948 में कार्यरत हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यूएनडीपी न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ का भी न्यूयॉर्क में है। ILO, WTO, WMO और WHO ये आपको जिनेवा में ही याद रखना है। जितने भी ओ शब्द से संबंधित होते हैं ये सारे के सारे जिनेवा ही होते हैं। कैसा शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन कहीं कहीं पे भी एक आध एब्सेक्शन है, लेकिन ज़्यादातर जिनेवा ही उसका हेडक्वार्टर होता है। और अंकटाड का जो है वो जिनेवा में पड़ता है। UNFSC का
वान जर्मनी में है, यूएनईपी का नैरोबी केन्या में, यूनेस्को पेरिस, और यूएन का जो है यूनाइटेड नेशंस असेंबली यूएनएससी का है वो न्यूयॉर्क में पड़ता है। और द हैग का जो मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये आपका द हैग में स्थित है। अगला प्रश्न आपका बना था, चौथा नंबर का प्रश्न था, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित किया गया। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये आपका अहमदाबाद में स्थापित है। 1972 में ये आपका बना था। अगर हम इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलोर में स्थित है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना। वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ 1 जनवरी 1958 यानी कि 1958 को इसकी स्थापना की जाती है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका स्थित है। अध्यक्ष हैं समीर बी कामत, और इसका जो मोटो होता है वो बलत्स मूल विज्ञानम, ये इसका मोटो है। भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण कब किया गया था। तो प्रथम परमाणु बम परीक्षण 18 मई 1974 में। इस समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, ये लिखा है यहाँ पे। और राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। पोखरण राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया था, और इसका कोड क्या रखा गया था, नाम जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था। और जो दूसरा किया गया था वो ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया। दूसरा परीक्षण देखिए ये दिया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो थी वो आपकी 1948 में की गई थी। दूसरा परीक्षण 11 और 13 मई 1998 में किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे, राष्ट्रपति KR नारायण थे, और इस नाम क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे जाना गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था, दूसरे का ऑपरेशन शक्ति था। अटल बिहारी वाजपेयी PM थे। राष्ट्रपति जो थे APJ कार्यभार इन्होंने संभाला था 1998 में, मतलब कार्यभार संभाले ही थे तब तक। और पोखरण जो थे वो राजस्थान, मतलब जो इस ऑपरेशन को लीड किया था वो APJ अब्दुल कलाम जी ने ही लीड किया था। अगर हम पहला उपग्रह की बात करें तो 1975 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया आर्यभट्ट रॉकेट कॉस्मोस 3M इस्तेमाल किया गया था। पहला स्वदेशी उपग्रह कौन था, तो एप्पल था, ये स्वदेशी उपग्रह था। 1981 में इसको लॉन्च किया गया था 19 जून को। IMGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनक APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। 1982-83 में ये शुरू किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जनक जो थे वो APJ अब्दुल कलाम। शुरुआत 82-83 में इसकी की गई थी। छठवां प्रश्न आपका, एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सम्मेलन में पहले एशियन गेम्स 1991 में नई दिल्ली में हुए थे, दूसरे मनीला में हुए थे। भारत में 2 बार आयोजन हुआ। 1991 दिल्ली में भारत की रैंक सेकंड रही थी, और वहीं 1982 नई दिल्ली में भारत की रैंक कितनी रही, तो वो 5वीं रैंक रही थी। 2023 में एशियन गेम्स कहाँ पर हुए, तो होंगजाऊ चाइना में 2023 में गेम्स हुए। भारत की रैंक चौथी रही। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज और 107 पदक भारत ने कुल जीते। ये आपको याद रखना है। 2023 का एशियन गेम्स होंगजाऊ चाइना में, चौथी रैंक भारत की। भारत 2 बार इसको आयोजन कर चुका है। एक तो पहली बार 1991 में पहली बार हुए थे, तब दूसरी रैंक। एक तो 1982 में, तब भारत की रैंक 5वीं रही थी। 2026 के कहाँ पे होंगे, तो नागोया जापान में होंगे, और 2030 के दोहा कतर में होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 26 जापान और 30 कतर दोहा में होंगे। चॉर्नोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष हुई थी, तो 1886 में ये आपके रूस में हुई थी। भारत में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है भोपाल गैस त्रासदी का। तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। गैस कौन सी निकली थी, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। और कंपनी कौन थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और अभी इसका मलबा जो है वो 30 साल बाद, मतलब 84, अभी 2024 में इसका मलबा जो है वो इंदौर लाया गया था डिकम्पोज करने के लिए। तो वो बवाल भी हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पे लीक हुई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में पारित किया गया था। पेश 18 मई 1773 में, लागू 10 जून 1773 को हुआ था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो हेस्टिंग के समय ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, तो क्लाइव था। 1773 एक्ट का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग था। 1833 एक्ट भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक था। 1858 का एक्ट वायसराय पहला कैनिंग था। तो ये आपको याद रखना है। 1774 में उच्च न्यायालय कब बना, तो कलकत्ता में बना था। 4 जज थे। CGI
एलिजा इम्फे और प्लस 3 अलग थे, चैम्बर्स, लेमस्टम और जॉन हाइड, ये 3 अन्य जज थे और सीजीआई जो मुख्य जज थे वो एलिजा इम्फे थे। अगला प्रश्न आता है, किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईआईसी के शासन को निरस्त करके, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त करके उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम से कर दिया गया था। ब्रिटिश क्वीन यानी विक्टोरिया के नाम से कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार यानी कि विक्टोरिया क्वीन का शासन लागू कर दिया गया था। गृह सरकार की शुरुआत हुई थी, 15 सदस्य थे इसमें, इनमें एक राज्य सचिव होता था। पहले राज्य सचिव जो थे वो स्टैनली थे। भारत में परिषद खत्म कब की गई, तो 1935 में, और राज्य सचिव का पद कब खत्म किया गया, तो 1947 में राज्य सचिव का पद खत्म किया गया था। 1858 में कंपनी का शासन खत्म हुआ और 1858 से 1847 तक क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश शासन खुद शासन कर रहा था यहाँ पे, तो इसे क्राउन रूल के नाम से जाना जाता था। क्वीन का पत्र कैनिंग ने 1 नवंबर 1958 को मिंटो पार्क में प्रयागराज में पढ़ा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न बना था, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था, तो मार्ले मिंटो सुधार जो था वो 1919 में दिया गया था। इसमें गवर्नर जनरल की कार्य परिषद को भारतीय भी शामिल होंगे, तो गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद थी इसमें भारतीय शामिल होंगे। पहले भारतीय जो इसमें शामिल हुए थे वो एसपी सिन्हा थे। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन, तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसका गठन हुआ था। और अगर इसके हम आयोग की बात करें तो फजल अली आयोग जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। रिपोर्ट 1955 में आई थी, स्वीकार 1956 में किया गया था और इसी के तहत 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी का सुझाव दिया गया था। वहीं अगर हम इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन देखें तो आंध्र प्रदेश 1953 में भाषाई राज्यों के आधार पर प्रयास पोट्टा श्री रामालू के प्रयास से ये आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हुआ था और ये पहला राज्य बना था। और वर्तमान लेटेस्ट सबसे अलग कौन सा हुआ, तो आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना से अलग हुआ 2 जून 2014 को। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन हुआ था, तो मेघालय का गठन जो है वो 21 जनवरी 1972 को किया गया था। 30 मई 1987 को गोवा का, अरुणाचल प्रदेश भी 1987, त्रिपुरा मणिपुर का 1972 21 जनवरी को, और सिक्किम को मिलाया गया कब, 16 मई 1975 को आर्टिकल 2 से। और आर्टिकल 3 में भारतीय राज्यों के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 3 के तहत हुए थे। एमपी से छत्तीसगढ़ बना, यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना और ये 2000 में ही बने थे। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 को इनका गठन किया गया था। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव भी हुए और वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बने, तो उमर अब्दुल्ला, और लेफ्टिनेंट जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, वो मनोज सिन्हा वहाँ पे उपराज्यपाल हैं। रानी पद्मावती का संबंध किससे है, तो रानी पद्मावती का संबंध जो है वो चित्तौड़ से है। पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 1540 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। खिलजी वंश, तो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ये 1290 से 96 और 1296 से 1316। अली गुरसराय सिकंदर सानी की उपाधि इसने हासिल की थी। नॉर्थ में जो अभियान किया था इसने गुजरात के समय 1258 में कर्णदेव और मलिक कपूर यहाँ पे मिल गए थे। अगर जलालुद्दीन की बात करें, जलालुद्दीन के दरबारी जो था वो अमीर खुसरो, इसने पुस्तक जो लिखी थी वो तुगलक नामा लिखी थी। नूर सिपे सलार मिलहा उल फितो लिखी थी। तारीख है अलाई, ये अमीर खुसरो के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ये प्रमुख अभियान दिए गए हैं। देवगिरी साउथ के जो अभियान किए गए थे, देवगिरी 1296, बरलांग का 1309 में, होयसल का 1310 में, पांड का 1311 में, मालवा 1305, चित्तौड़ का अभियान 1303 में और रणथंभौर का 1301 में। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये साउथ के अभियान से देवगिरी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे मालवा और चित्तौड़ का जो अभियान था ये भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। 1303 चित्तौड़ और 1305 मालवा। अगला प्रश्न आता है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राज्य को पराजित किया था, तो लक्ष्मण सेना जो थी इसने इसको पराजित किया था। डैश के शासनकाल के दौरान बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल रहा। बलबन की अगर हम बात करें तो नवरोज की शुरुआत किया, सिजदाए पाबोस प्रथा की शुरुआत की बलबन ने। राजधानी परिवर्तन 1327 में देवगिरी। सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने
और कराचिल अभियान, खुरासान अभियान ये इसके असफल अभियान रहे। किसानों के लिए आमीर कोही की स्थापना की, तो किसानों के लिए आमीर कोही की स्थापना इसके द्वारा की गई। एक डैश प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था, तो मोरक्को का ये इब्न बतूता निवासी था। 1333 में भारत आया था, किताब रेहला लिखी थी अरबी में, दिल्ली का काजी बना। 1342 में चीन भेजा गया इसको। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन थे, तो गिरीश कर्नाड जो थे, ये प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक जो था तुगलक, इसके लेखक थे। इनके अन्य नाटक की अगर हम बात करें तो नागा मंडला इनका अन्य नाटक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन पर ये आधारित था, ये नाटक जो था, नाटक तुगलक। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो ट्रांसलेशन विलियम जोन्स ने किया था, लेखक कालिदास थे। और रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने किया था। महाभारत का इंग्लिश के.एम. गांगुली ने किया था। पंचतंत्र का थॉमस नॉर्थ ने इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये सूर्य ग्रहण होता है। ये फिनोमेना याद रखना आपका है। हैली धूमकेतु को कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में लौटने की उम्मीद है, तो 2061 में इसे पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में लौटने की उम्मीद है। खोजा कब गया था, तो 1758 में इसको खोजा गया था। और 75 से 76 वर्ष में दिखता है और आखिरी बार 1986 में इसे दिखा था। वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपका 40% है भूपर्पटी में, ये दिया गया 46.6% है। और सिलिकॉन की बात करें 27%, एल्यूमिनियम 8% और लोहा जो है वो 5%। मानव शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये इसका वो होता है। और वायुमंडल में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह होता है। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये गर्म होता है। पृथ्वी की बहन और रोमन देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और सांझ का तारा और भोर का तारा भी हम शुक्र को कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह और ठोस ग्रह होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, अरुण और वरुण ये आपके गैसियस और जेवियन और बाह्य ग्रह होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होता है वो क्षुद्र ग्रह पड़ता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ती है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, लगभग तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो लक्षवक गोलार्ध इसकी आकृति है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर जो है यह आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर हम उत्पादक के 4 कारक कौन से होते हैं, तो उत्पादन के 4 जो प्रमुख कारक होते हैं ये आपका भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जो है ये उत्पादन के प्रमुख 4 कारक होते हैं। औसत उत्पाद कैसे निकाला जाता है, तो कुल उत्पाद अपॉन मतलब डिवाइड में जो श्रम होता है ये आपका औसत उत्पाद निकालता है। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट, स्टेट एंड मनी 1936 पुस्तक किसकी है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स की ये पुस्तक है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में दिया था। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स ये 1759 में एडम स्मिथ के द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसको क्या कहते हैं, तो मोनोपोली जो होती है, जो मोनोपोली शब्द होता है उसको हम जहाँ पे स्पर्धा की कमी होती है वो होता है। जैसे कि अगर हम बताएं तो जिस समय टेलीकॉम मार्केट में जब एक तो जियो था, एयरटेल था और वोडाफोन था, आइडिया था, तो जब जियो ने फ्री लॉन्च किया तो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया इनका एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि इनके टैरिफ बहुत हाई थे। लेकिन धीरे धीरे जो था वो जियो ने 50% के ऊपर मार्केट कवर कर लिया था। तो जियो की टेलीकॉम मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। तो फिर वोडा और आइडिया का मर्जर होता है, एयरटेल एग्जिस्ट करता है, फिर धीरे धीरे ये कम हो जाता है। लेकिन आज भी टेलीकॉम मार्केट में जो मोनोपोली है वो जियो की ही चलती है। तो ये इस चीज़ को मोनोपोली कहते हैं, जहाँ पे दूसरी जो ब्रांड्स होते हैं वो उस ब्रांड को टक्कर ना दे पाएँ। तो जो फेमस ब्रांड होता है वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है, तो उसी चीज़ को हम मोनोपोली कहते हैं। यानी कि प्रतियोगिता का जो अभाव होता है उसी को मोनोपोली कहा जाता है। सार्वजनिक, निजी क्षेत्र,
यहाँ पे सरकारी क्षेत्र कितना होता है, तो 51% से 51% हिस्सेदारी जो होती है वो सरकारी क्षेत्र की होती है, और बाकी जो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी होती है वो 49% होती है। उपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का 85% भाग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर था, तो कृषि पर। ये उपनिवेशिक भारत की 85% आबादी जो थी वो कृषि पर निर्भर था। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, यानी कि संचार, परिवहन, बैंकिंग और सेवा जो है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न आता है, किसका 2024 में ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया था, तो गेम्स वाइड ओपन ये आपका 2024 के पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक स्लोगन था। 34वें ओलंपिक कहाँ थीम क्या थी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट शुभांकर फ्रीज था 33वें ओलंपिक्स का। अगर हम 28वें प्रश्न की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड में ये चलेंगे। 26 जनवरी से 13 फरवरी तक इनका आयोजन हुआ था। शुभांकर मौली था। थीम था हरित खेल। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर। और मशाल का नाम तेजस्विनी था। पहला स्थान सेना ने 684 मेडल जीते, और महाराष्ट्र ने 549, हरियाणा ने 484 ये आपके। और अगर इनकी हम बात करें तो शुरुआत इनकी कब हुई थी, तो 1924 में लाहौर में नाम भारतीय ओलंपिक खेल रखा गया था। फिर 1940 में बम्बई में ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल के नाम से हुए, और 1985 में आधुनिक राष्ट्रीय खेल के नाम से ये इनकी शुरुआत। तो शुरुआत 1924 में लाहौर से की गई थी। किसानों और उद्यमों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य ने बाना के योजना शुरू की है, तो मिजोरम के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना ये आंध्र प्रदेश में की गई है। गृह आधार योजना ये गोवा में इसकी शुरुआत की गई है। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुरुष की डीएसपी के पद पर नियुक्त की गई हैं, तो निखत जरीन जो थी ये आपकी बॉक्सिंग से संबंधित थी, और चैंपियंस गोल्ड इन्होंने जीता था 2023 में, और 2022 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। मोहम्मद सिराज जो क्रिकेटर थे ये भी डीएसपी बनाए गए हैं तेलंगाना पुलिस में, और दीप्ति शर्मा जो क्रिकेटर थी ये यूपी पुलिस में आपकी डीएसपी बनी है यूपी से। तो ये आपके थे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 30 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए गए थे नवीन सर के द्वारा, तो उनका हमने एक क्विक फॉर्मेट में रिवीजन कर दिया। बाकी आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं तो ठीक है, वरना नहीं। अब तो ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहीं पे ये हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग अगर एनटीपीसी के फ्री में मॉक देना चाहते हैं, और ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के भी मॉक देना चाहते हैं, तो आप ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे प्रीवियस ईयर और जो लेटेस्ट पैटर्न बन सकते हैं उन सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक प्रोवाइड करा रखे हैं, तो ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप मॉक दे सकते हैं। बाकी चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।